बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टू व्हीलर्स एंड आल्सो क्रिटिकल रीजन। परिकल्पना के परीक्षण के प्रारंभिक सिद्धांत, दो त्रुटियां एवं क्रांतिक क्षेत्र। परिकल्पना हम सैम्पलिंग पर बात करेंगे और मेनली लार्ज सैंपल्स पर बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग के ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कभी कभी यह होता है कि पूरे यूनिवर्स समष्टि का अध्ययन करना या उसकी स्टडी करना, उसके बारे में हमें रिजल्ट्स निकालना संभव नहीं हो पाता है। तब उसके हम कुछ मेंबर्स का परीक्षण कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें सॉइल टेस्टिंग करना है कि किसी खेती की ज़मीन में मिट्टी में उर्वरकता कितनी है, फर्टिलिटी कितनी है। तो हम पूरे खेत को तो नहीं टेस्ट कर सकते, एक हम थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और वही जो होता है एक सैंपल कहलाता है। या जैसे कि आप कहें घर में हंडी में चावल पकाते हैं, तब सभी चावल को तो हम नहीं देखते हैं कि चावल पक गया कि नहीं पक गया। हम उसका एक दाना निकाल के देख लेते हैं, वो हमारा एक दाना एक सैंपल हो जाता है और उस दाने के बारे में जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं कि चावल पक गया है या नहीं पका है, ये वो उस पूरे यूनिवर्स को, मतलब पूरे चावल की हंडी का रिप्रेजेंट करता है कि हाँ यदि एक दाना पक गया है तो हम ये मान लेंगे कि पूरी यूनिवर्स मतलब चावल की हंडी का दाना पक गया है। तो ये हंडी को हम कहेंगे, उस केस में यूनिवर्स कहेंगे। तो किसी अध्ययन के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों के समूह को हम समष्टि कहते हैं, जैसे सभी चावलों के समूह को हम वहाँ यूनिवर्स कहते हैं। और जो हम एक छोटा सैंपल लेते हैं या कुछ व्यक्ति लेते हैं, उन्हें हम सैंपल कहते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन या यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के लिए पॉपुलेशन का शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। तो किसी यूनिवर्स से चुना गया एक छोटा सा हिस्सा या एक छोटा सा भाग सैंपल कहलाता है और इसे हम जब सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन की प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कि जैसे कि हम पहले से मानेंगे कि हम जो सैंपल ले रहे हैं उसके लिए मापदंड क्या होना चाहिए। कि सैम्पलिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो यूनिवर्स है उसके एक छोटे से भाग का हम टेस्ट कर लेते हैं और उस यूनिवर्स के बारे में हम अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। सैम्पलिंग के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मिनिमम एफर्ट से, मिनिमम प्रयत्नों से हम मूल समष्टि पेरेंट यूनिवर्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो सैम्पलिंग का दूसरा जो उद्देश्य होता है कि एस्टिमेट करते हैं हम रिलायबिलिटी का, कि विश्वसनीयता कितनी है यूनिवर्स के बारे में। और यह हम जो यूनिवर्स है 1 बाय 1 सैंपल लेके भी हम जो अलग अलग प्रतिदर्शों, मतलब अलग अलग सैंपल से जो हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब यूनिवर्स के टाइप भी होते हैं कि टाइप ऑफ यूनिवर्स आर पॉपुलेशन। कि फर्स्ट होता है हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। परिकल्पित समष्टि मतलब जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस यूनिवर्स कहते हैं। और जबकि हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन और उन सभी मेथड्स से के ग्रुप से हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें एक स्पेशल कोई विशेष घटना घटित होती है, मतलब कोई एक स्पेशल इवेंट्स उसमें घटित हो रहा है। जैसे कि हम कहें कि एक सिक्को हमने अनंत बार उछाला, मतलब वी हैव टॉस्ड द कॉइन इन्फिनिट टाइम्स। प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है कि हम सिक्के को इन्फिनिट टाइम्स उछालेंगे। इसमें कंडीशन ये होती है कि प्रतिबंध यह है कि सिक्का घिस ना जाए। हेड और टेल का जो यूनिवर्स है वह एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्स कहलाता है। रियल पॉपुलेशन रियल यूनिवर्स। वास्तविक समष्टि जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को हम रियल पॉपुलेशन कहते हैं।
फाइनाइट पॉपुलेशन, जबकि आपके यूनिवर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों तो उसे हम फाइनाइट यूनिवर्स और फाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे। व्यक्तियों की एक परिमित संख्या को रखने वाले इस यूनिवर्स को हम फाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं। कि जैसे कि हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, ओके, या किसी कॉलेज में छात्रों की ऊंचाई क्या है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट यूनिवर्स। जो हम ऑब्जेक्ट्स हैं वो नंबर ऑफ़ इनफाइनाइट्स हों तो ऐसे यूनिवर्स को हम इनफाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं। जैसे हम कहें कि मान लीजिए एक शक्कर की बोरी में कणों की संख्या कितनी है, या एक सीमेंट की बोरी में कितने पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे यूनिवर्स को हम इनफाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं। पॉपुलेशन आर यूनिवर्स रिप्रेजेंट बाय ए probability distribution. Universe represented by probability distribution. probability distribution आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, रेक्टेंगल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस की हमने बात की है। तो मान लीजिए लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल, एक यादृच्छिक रूप से चुना गया चर x है, whose probability function is function of xp, p is probability equal ncx p raised to x q raised to n minus x, जिससे हम कहते हैं कि probability of getting x success where x vary from 0 success, 1 success, 2 success to n success. Also p plus q, chance of happening plus chance of not happening equal 1, and probability always lies between 0 and 1. तो जो x से संबंधित जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल और अदर डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद आते हैं पैरामीटर ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन या प्राचल। ओके, सो पैरामीटर जिसे हम प्राचल कहते हैं कि जैसे जो भी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, मॉड है और वेरिएंस है ना, ये सभी जो है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। और भी पैरामीटर्स हम इनको ले सकते हैं। नाउ कम टू स्टैटिस्टिक, इन्हें प्रतिदर्शक कहते हैं। पैरामीटर्स, ये जो भी हमारे पास सैंपल्स हमने लिए हैं यूनिवर्स से, जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उनसे हम जो भी गणना करते हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिकल मेजर कहते हैं या उन्हें स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और सैम्पलिंग के स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे हम स्टैंडर्ड एरर या मानक त्रुटि कहते हैं। नाउ कम टू हाइपोथेसिस। प्राय होता यह है कि सैम्पलिंग जो हम सैंपल हम लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम यूनिवर्स के बारे में निर्णय लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने चावल की हंडी से एक चावल निकाला और दाना कितना पका हुआ है, इससे हम यूनिवर्स के बारे में मतलब पूरी हंडी के बारे में निर्णय ले लेते हैं कि चावल ठीक पका हुआ है या नहीं। जैसे हमने सॉइल टेस्टिंग की बात की कि किसी खेत की हमने मिट्टी ली और मिट्टी के परीक्षण से हमने जाना कि पूरे खेत में उर्वरक क्षमता
कितनी है। ऐसे डिसीजंस को हम स्टैटिस्टिकल डिसीजन कहते हैं। तो डिसीजन तक पहुंचने के मामले में क्या होता है प्राय कि जो कंसर्निंग यूनिवर्स है उसके बारे में हमें एज्यूम्सन पहले से ले लेना आवश्यक सॉरी मतलब हम डिसीजन तक पहुंचेंगे उसके पहले ही हम कुछ एज्यूम्सन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम टॉस करते हैं, कॉइन को फेंकते हैं, तो उसके लिए हमारी परिकल्पना होती है कि सिक्कों को हम जब फेंकेंगे तो पहले उसमें एज्यूम्सन क्या होगी कि सिक्का को हमने उछाला, वी हैव टॉस द कॉइन, तो कॉइन जो है सिक्का है वो जब उसको उछालेंगे तो नीचे भी आएगा, एक परिकल्पना हुई। और सिक्का जो है खड़ा नहीं गिरेगा, ये दूसरी परिकल्पना हुई, दूसरी हाइपोथेसिस हुई इसमें स्टैटिस्टिकल। और एक और जो मेन हाइपोथेसिस होती है कि सिक्का जो है अनबेस्ड होना चाहिए, मतलब किसी एक तरफ वो घिसा ना हो कि बार बार हेड आए या बार बार टेल आने की संभावना हो। तो कोई भी हम इवेंट लेते हैं, कोई भी घटना लेते हैं या सैंपल लेते हैं तो उसके लिए हमारी बेसिक एजम्पशन होती है। जैसे कि हमने आपको फॉर टॉसिंग ए कॉइन, सिक्के को उछालने के बारे में मैंने आपको बताया। और पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस भी होती है एक, जिसमें हम पैरामीटर के बारे में पहले से बात करते हैं। इसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस, मतलब प्राचलिक परिकल्पना। एक जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है जो किसी भी रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन के जो अननोन पैरामीटर है के मानों से संबंधित होती है। एक ऐसी मतलब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो कि किसी रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन के बंटन के पैरामीटर के जो वैल्यूज़ होती है उनसे संबंधित होती है, उसे हम पैरामीट्रिक हाइपोथेसिस या प्राचलिक परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट, null hypothesis and alternating hypothesis. Null hypothesis that is निराकरणीय परिकल्पना एंड तथा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस मतलब एक तो निराकरणीय होगी और उसके अतिरिक्त जो परिकल्पना होगी उसे हम वैकल्पिक परिकल्पना और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस कहेंगे। तो उस हाइपोथेसिस को जिसकी टेस्टिंग हम यह मान के करते हैं कि ये हाइपोथेसिस सही है। फिर से सुन लीजिए, उस हाइपोथेसिस को, उस परिकल्पना को जिसकी टेस्टिंग हम यह मान के करते हैं कि ये सही है, सत्य है, इट इज़ ट्रू, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और इसे हम जनरली सामान्य तौर पर H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। H0 मतलब नल हाइपोथेसिस। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है मतलब एक परिकल्पना जिसका परीक्षण, जिसके टेस्टिंग हम जो पॉसिबल इसके सॉल्यूशन होते हैं, निराकरण होते हैं के लिए यह मान कर किया जाता है कि यह सत्य है, इसे हम निराकरणीय परिकल्पना करते हैं। फिर से सुन लीजिए, इस प्रकार एक परिकल्पना जिसकी टेस्टिंग, परीक्षण, संभावित निराकरण के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए यह मान कर किया जाता है कि यह इट इज़ ट्रू, इसे हम निराकरणीय परिकल्पना कहते हैं या इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो जो हाइपोथेसिस जो H0 या नल हाइपोथेसिस से अलग होती है, मतलब जब हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तब यह स्वीकार की जाती है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसको हम स्वीकार करते हैं वह अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाती है। और इसे हम थ्रू दिस लेक्चर H1 से डिनोट करेंगे। इसके बाद एक सिंपल हाइपोथेसिस, एक ऐसी परिकल्पना जो डिस्ट्रीब्यूशन को पूर्ण रूप से डिफाइन करती है, निर्धारित करती है
उसे हम सिंपल हाइपोथेसिस या सरल परिकल्पना कहते हैं। तो सिंपल हाइपोथेसिस के बाद हम आते हैं, मान लीजिए सिंपल हाइपोथेसिस में हम डिस्ट्रीब्यूशन लें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ की आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एफ डिफाइन किया हुआ है और पी आपको दिया हुआ है। तो जैसे ये आपकी सिंपल नहीं, कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाती है। और आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए पहले हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण है। ये भी, ये सार्थकता परीक्षण, मतलब एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम ये निर्णय लेते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि जो सैंपल से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर हमें हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और ये हम निश्चित कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड सैंपल रिजल्ट्स हैं, जो परीक्षित प्रतिदर्श के परिणाम हैं, वो एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या रूल ऑफ डिसीजन को हम परिकल्पना परीक्षण कहलाती है। सो प्रोसीजर विच enable us to decide on the basis of sample information whether to accept or reject the hypothesis or to determine whether observed sampling results differ significantly from expected results are called test of significance, rules of decision or test of hypothesis। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि सार्थकता का परीक्षण हम करते हैं। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं। आगे जब हम बात करेंगे कैस का टेस्ट की, टी टेस्ट की, एफ जेड टेस्ट की, जेड टेस्ट की, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, वहाँ हम सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं कि किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हमें जो रिजल्ट्स को स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है। तो 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसकी टेबल, जैसे लॉग टेबल डिफाइन की हुई होती हैं, ऐसे इसकी टेबल डिफाइन की हुई होती है कि जो प्रोबेबिलिटी लेवल जिसके नीचे हम हाइपोथेसिस को अस्वीकार करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। किसी हाइपोथेसिस के टेस्टिंग में जो भी हम सार्थकता के लेवल प्रयोग करते हैं, जैसे 5% करते हैं, 1% करते हैं, तो 10% भी करते हैं, तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। जैसे मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो बहुत कम लेवल पर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ प्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल रीजन एंड एक्सेप्टेंस रीजन, एंड ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, क्रिटिकल रीजन एंड एक्सेप्टेंस रीजन। स्टैटिस्टिक्स मतलब जो भी स्टैटिस्टिक है, प्रतिदर्श है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रीज़न होगा उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे हमारा मान लीजिए वेरिएबल का, मान लीजिए स्टैटिस्टिक ना कहेंगे अपने वेरिएबल का, तो जो भी स्टैटिस्टिक है टी, वेरिएबल टी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रीज़न होगा उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। और सैंपल स्पेस का वह क्षेत्र जिसमें नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करना है, मतलब HGO को हमें रिजेक्ट करना है, वह क्रांतिक क्षेत्र, क्रिटिकल रीजन या निराकरणीय क्षेत्र कहलाता है। ए रीजन करस्पॉन्डिंग टू ए स्टैटिस्टिक टी इज द सैंपल स्पेस विच अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस H0 इज कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन और रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो फॉर एग्जांपल यदि हमने कहा कि x की जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज ऑफ x इक्वल, इफ x इक्वल x1 x2 and so on, xn is the random vector observed and wc is the critical region of the sample space w which correspond to the rejection of the hypothesis according to prescribed test process। तो हमें क्या होगा इस प्रोसेस में, एक होगा रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, स्वीकार करने का क्षेत्र होगा,
और एक होगा अस्वीकार करने के क्षेत्र। तो मान लीजिए स्वीकार करने के क्षेत्र WA है, तो अस्वीकार करने का क्षेत्र होगा W एक्सेप्टेंस रीजन, मतलब स्वीकार करने का क्षेत्र होगा पूरे क्षेत्र में से हम यदि अस्वीकार क्रिटिकल रीजन मतलब WC हटा दें तो ये कहलाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। वाइस वर्सा WC होगा W माइनस WA। और इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कि कुछ रूल्स होते हैं कि रूल्स फॉर टेस्टिंग है हाइपोथेसिस। इन रूल्स को देखने के लिए देखिए कि सबसे पहले कि मान लीजिए H0 आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू, व्हाट वी रिजेक्टेड, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरी ये भी होती है कि व्हेन H0 इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, हम इसको फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार H1 के लिए भी है। तो द टेस्ट स्टैटिस्टिक में फॉल इन द क्रिटिकल रीजन एंड इवन इफ H0 इज ट्रू देन बी सेल टू लीड टू रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज़ ट्रू। परीक्षण की जाने वाली जो शून्य परिकल्पना है H0, उसके साथ हम वैकल्पिक परिकल्पना H1 भी लिखते हैं। इसी प्रकार कुछ एसम्पशन जो है, जो रैंडम सैम्पलिंग है और जो हम यूनिवर्स के लिए नॉर्मल मानते हैं, और दो यदि हम अलग अलग यूनिवर्स लेते हैं तो उनके जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल हैं या अननोन हैं, तो ये सब जो है हमें देखना होता है। यहाँ टेस्टिंग में आप ये भी देखेंगे कि द टेस्ट स्टैटिस्टिक में फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन व्हेन H0 इज ट्रू देन बी सेल बी लीड ऑफ एक्सेप्ट H0। ये हमारा सही निर्णय होता है कि यदि H0 एक्सेप्टेंस रीजन में है और उसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो ये हमारा सही निर्णय होता है। और जब H0 हम एक्सेप्ट करते हैं जबकि H0 सही नहीं है, ये एक त्रुटि होती है। इसी प्रकार कि H0 सही है और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो ये भी एक त्रुटि होती है। तो इस प्रकार दो प्रकार की त्रुटि हमारे पास होती हैं कि व्हेन H0 इज़ ट्रू एंड वी रिजेक्ट H0, उससे हम कहते हैं टाइप 1 एरर फर्स्ट काइंड। और सेकंड काइंड है कि व्हेन H0 इज इनकरेक्ट, व्हेन H0 इज इनकरेक्ट एंड बी एक्सेप्ट H0, मतलब इनकरेक्ट होते भी हम H0 को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये हमारा गलत निर्णय होता है। इसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। तो फिर से हमें इम्पॉर्टेंट है ये एरर्स, हम इनको लिखते हैं कि टाइप फर्स्ट एरर। और ये प्रॉब्लम्स न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स होंगे, वहाँ में इन एरर्स को निकालना होता है। तो इनको हम टेबुलर फॉर्म में रखेंगे, तो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो टेबुलर फॉर्म में आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए पहले हम यहाँ टेबल बना लेते हैं जिसमें हम एरर को डिफाइन करेंगे। ओके, पहला कॉलम ले लेते हैं हम हमारे डिसीजन का कि हमारा निर्णय क्या है, और जो सिचुएशन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि ट्रू सिचुएशन null hypothesis are H0 is true and null hypothesis second column H0 is incorrect. ओके, अब इसमें दो बातें होती हैं, either be accept H0 or reject H0. So accept H0 or reject H0। भाई नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि मान लीजिए कुछ परिकल्पना लेकर हम बाज़ार में नल हाइपोथेसिस लेके गेहूँ खरीदने गए कि हमें मान लीजिए कि गेहूँ 2000 रुपये क्विंटल तक का गेहूँ खरीदना है।
ओके, तो वहाँ हम जब यूनिवर्स को देखते हैं, सैंपल देखते हैं, तो जो हम परिकल्पना लेके गए कि हमें मान लीजिए सरबती गेहूँ, ये फेमस जो वीट है यहाँ का मध्य प्रदेश का, तो हमने कहा सरबती गेहूँ खरीदेंगे। मान लीजिए उसके भाव बहुत ज़्यादा मिले कि मान लीजिए वो 2,500 है या 2,200 रुपये है क्विंटल है, या वो साफ़ नहीं है। मतलब जो हम परिकल्पना लेके चले थे ये गेहूँ खरीदेंगे, दाना बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, कंकड़ नहीं हुए, और उसके बेस पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि गेहूँ को हम खरीदें या नहीं खरीदें। तो ये जैसे हमने कहा नल हाइपोथेसिस H0, इस प्रकार की हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो मान लीजिए कि H0 ट्रू है और हमने एक्सेप्ट कर लिया H0, तो ये हमें से करेक्ट डिसीजन कहेंगे। तो जब हम हाइपोथेसिस लेके चले थे उस हाइपोथेसिस पर हमारा निर्णय सही माना जाएगा। लेकिन यदि H0 सही नहीं है और फिर भी हमने उसको स्वीकार कर लिया तो इसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। इसी प्रकार यदि हमने H0 सही है लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसे अस्वीकार कर दिया, तो उसे हम कहेंगे टाइप 1 एरर। और यदि मान लीजिए H0 इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, और हमने उसको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसे हम कहेंगे दिस इज़ आवर करेक्ट डिसीजन। वैसे भी लिटरली आप समझ सकते हैं कि यदि H0 सही नहीं है और हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब सही डिसीजन है। H0 सही है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा सही निर्णय है। ये निर्णय तब गलत होते हैं कि व्हेन H0 इज इनकरेक्ट और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर। और व्हेन H0 इज ट्रू, H0 सही है लेकिन उसे हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। तो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स में हमें यही एरर 2 निकालनी होंगी। तो ओके, तो इसको हम वैसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर रिजेक्टिंग H0 when it is true, so that is probability reject H0 when H0 is, सॉरी इसको हम रब करते हैं, H0 इज़ जो हम स्लैश के बाद लिख रहे हैं मतलब वो सही है, तो H0 इज़ ट्रू। इससे हम कहते हैं टाइप 1 एरर, और से हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट एरर। एंड सेकंड के लिए प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट H0, और सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ। सो सेकंड एरर जो है प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट H0 when it is wrong। जैसे मैंने पहले बताया कि H0 ट्रू है, इसे एक्सेप्ट कर लिया, सही डिसीजन है। मतलब H0 इनकरेक्ट है, हमने इसे रिजेक्ट कर दिया, सही निर्णय है। तो बाकी जो निर्णय हैं उन्हें हम टेबुलर फॉर्म में जो हमने देखे थे उनको यहाँ लिखते हैं। तो दिस इज P एक्सेप्ट H0। अब व्हेन इट इज़ रॉन्ग, मतलब H0 रॉन्ग है तो मतलब सही कौन होगा, H1। इसे हम कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर, जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो देन अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड द साइज ऑफ एरर ऑफ फर्स्ट काइंड एंड ऑफ सेकंड काइंड। दस अल्फा इक्वल अल्फा इक्वल प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ फर्स्ट एरर that is probability for rejecting H0 when H0 is true, that is। अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं H0 को, इसका मतलब ये हुआ कि H0 कहाँ होगा, H0
जो होगा क्रिटिकल रीजन में होगा, दैट इज WC में होगा व्हेन H0 इज ट्रू। मतलब रिजेक्ट करने का वजह क्या होगा कि मान लीजिए क्रिटिकल रीजन में आ गए, मतलब हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं है। एंड बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ऑफ 2 एरर। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ 2 एरर। देखिए आप यहाँ से कि हमने H0 इनकरेक्ट है लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सो एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज़ इनकरेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन H1 इज़ ट्रू, H1 जब H0 सत्य नहीं है, इसका मतलब जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वह सही होगी। सो व्हेन H1 इज़ ट्रू, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया H0 को, मतलब जो हमारा रीजन होगा वो कौन सा होगा, सो W बिलोंग्स टू एक्सेप्टेंस रीजन WA व्हेन H1 इज़ ट्रू। तो इसके अलावा हम पावर फंक्शन भी निकालते हैं किसी भी हाइपोथेसिस के लिए, कि पावर फंक्शन डिफाइन करते हैं। पावर फंक्शन ऑफ ए टेस्ट, इन्हीं जो एरर है इन्हीं के आधार पर हम एरर के आधार पर हम निकालते हैं कि यह पावर फंक्शन क्या होगा। सो द पावर फंक्शन ऑफ ए टेस्ट ऑफ ए statistical hypothesis H0 against an alternate hypothesis H1 is the function of the parameter under consideration, which gives the probability that the test statistic will fall in the critical region। ओके, सो यहाँ जो पावर फंक्शन भी मुख्य होता है, एरर ऑफ फर्स्ट काइंड हम निकालेंगे, एरर ऑफ सेकंड काइंड निकालेंगे, फिर से इसकी डेफिनेशन को हम देते हैं कि वैकल्पिक परिकल्पना H1 के अगेंस्ट जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस H0 की जो टेस्टिंग का पावर फंक्शन है, परीक्षण का क्षमता फलन जो पैरामीटर अंडर कंसिडरेशन होता है, विचाराधीन प्राचल का एक ऐसा फलन होता है जो वह इस तथ्य की प्रायिकता बताता है कि जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, परीक्षण प्रतिदर्श है, वो निराकरणीय क्षेत्र में आता है जबकि प्राचल का सत्यमान दिया गया है कोई। तो इसके लिए हम डायरेक्शन देखते हैं कि हम इसको कैसे हम निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए पावर फंक्शन, लेट इट थीटा, मान लीजिए कि जो थीटा है वो जो पैरामीटर की जो ट्रू वैल्यू है वो थीटा है। सो पिच थीटा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन H0 when H1 is true और प्रोबेबिलिटी, अब देखिए हम रिजेक्ट करें H0 को, when H1 is true, so omega belongs to WA या small w belongs to WA when H1 is true, so this is 1 minus probability W belongs to WC, या तो क्रिटिकल रीजन में होगा या एक्सेप्टेंस रीजन में होगा। सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग H0 एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। सो दिस इज 1 माइनस सेकेंड त्रुटि, है ना। सेकेंड त्रुटि क्या है, जब हम H0 को स्वीकार करते हैं, देखिए यहाँ H0 को स्वीकार करते हैं जबकि H0 सही नहीं है, मतलब सही क्या है, H1 है। सो यहाँ इसको हम थोड़ा फिर करेक्ट करते हैं कि थोड़ा ये देखिए रिजेक्शन H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन H1 इज़ ट्रू। तो रिजेक्ट कब करेंगे, जब एक क्रिटिकल रीजन में होगा। तो इसको हम ए यहाँ गलत लिख दिया हमने, तो इसको हम लिखें, फिर से हम इसको करेक्ट करें कि
रिजेक्शन ऑफ H0, तो H0 को हम स्वीकार करने कब निकलेंगे, जब एक क्रिटिकल रीजन में होगा। और ये इक्वल होगा 1 माइनस W बनासू एक्सेप्टेंस रीजन। सो जब एक्सेप्टेंस रीजन में हो गया, इसका मतलब एक्सेप्ट हमने किया H0 को व्हेन H1 इज ट्रू। सो the value of the power function at a particular value of the parameter is called the power of the test. So बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या होगा, जिससे हमने बहुत सी हाइपोथेसिस यहाँ देखी कि कब स्वीकार करना है, कब अस्वीकार करना है। सो in testing the hypothesis H0 against the alternate hypothesis H1, the critical reason is best if the type 2 error is minimum, जबकि आपकी द्वितीय प्रकार की त्रुटि कम से कम होगी। वैकल्पिक परिकल्पना H1 के विरुद्ध H0 परिकल्पना के परीक्षण में निराकरण क्षेत्र तब सबसे अच्छा होता है जब अल्फा मतलब जो आपकी फर्स्ट एरर है के प्रत्येक निराकरण क्षेत्र की तुलना में जो सेकंड टाइप की एरर है वो कम से कम हो। तो इस निराकरण क्षेत्र में जो हम डिफाइन करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक सर्वाधिक क्षमता वाला फलन होता है, मोस्ट पावरफुल होता है। तो इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देखेंगे जिससे आपको विषय समझने में और आसानी होगी। सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 1। गिवन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन f(x_p) इक्वल, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले लेक्चर्स में भी पढ़े हैं, दिस इज n(c(x) p(x) q(n-x), x इक्वल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है, एंड 0 एल्सवेयर, बाकी जगह शून्य है। It is desired to test H0 such that P equal P0 equal 1/3 against H1 such that P equal P1 equal 1/2 by agreeing to accept H0 if x is less equal to in 4 trials। इसको हम इन 4 trials and to reject otherwise, then what are the probabilities of committing number 1 A type 1 error, B type 2 error। मतलब यहाँ मेनली हमें इन दोनों त्रुटियों को ही निकालना है, टाइप 1 एरर को और टाइप 2 एरर को। तो इसको फिर से बता देते हैं कि मान लीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है f(x_p) इक्वल, और हमें H0 मतलब p इक्वल P0 इक्वल 1/3 को H1 जिसके लिए p इक्वल P1 इक्वल 1/2 इसके विरुद्ध हमें परीक्षण करना है।
यदि x लेस इक्वल 2 है, यदि x 2 से छोटा या बराबर है तो चारों छालों में H0 को स्वीकार करना मान्य है, अन्यथा हमें अस्वीकार करना है। तो उसके लिए हमें प्रथम प्रकार की त्रुटि ज्ञात करना है और द्वितीय प्रकार की त्रुटि ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन नंबर ए का ए जो है आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो टाइप ऑफ फर्स्ट एरर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, बहुत आसान प्रॉब्लम है। यहाँ हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर, तो H0 के सही होते हुए हमें इसे अस्वीकार करना। सो रिजेक्ट H0, इसको और थोड़ा सफाई से लिखते हैं हम, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। फिर से हम आपको रिकॉल कराते हैं कि यहाँ से देखेंगे टेबल में कि H0 सही है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये टाइप 1 एरर है आपकी। तो अब हम रिजेक्ट करें H0 को, हम ऐसे प्रॉब्लम हमने पहली बात की थी कि एक्सेप्ट H0 इफ़ x लेस इक्वल 2। तो इसका मतलब ये होगा कि x यहाँ लेस इक्वल 2 नहीं है, दैट इज x ग्रेटर देन 2 है और H0 इज ट्रू। तो H0 सही कब है? व्हेन P0 इक्वल 1/3। सो हियर वी टेक P इक्वल 1/3। सो अब हमें प्रोबेबिलिटी लेना है, तो यहाँ आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपका NCx P⁻x Q⁻n-x। तो यहाँ n की जगह आपका 4 है, तो x इक्वल 3 भी हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में होगा और 4 भी होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है। x ग्रेटर देन 2 तो 3 भी ग्रेटर देन 2 है और 4 भी ग्रेटर देन 2 है। n हो गया 4, तो NCx की जगह 4Cx P⁻x, P इज 1/3। सो ऑब्वियसली Q इज 1 minus 1/3, that is 2/3 raised to 4 minus x। समेशन को ब्रेक करेंगे हम, तो पहले x को 3 रखेंगे हम। सो दिस पुट x इक्वल 3, सो दिस 4 से 3 1/3 raised to 3 and 2/3 raised to 4 minus 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू x को 4, सो 4C 1/3 raised to 4 and 2/3 raised to this is 4 minus 4. So 4C3 is 4, whereas 1 raised to 3 and 2 raised to 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा इसको हम रब करते हैं 1/3Q इंटू 2/3Q, 3 raised to 1 प्लस 4C4 is 1, 1/3 raised to 4 and 2/3 raised to 0, that is 1। तो कॉमन है आपका 1/3 raised to 4, दिस इज 4 to the 8 plus 1, that is 9/3 raised to 4, so this is 1/9। so hence the hypothesis, hence तो आपको टाइप 1 एरर की वैल्यू मिल गई 1/9। so hence the hypothesis H0 such that P equal 1/3 is being tested at the alpha equal 1/9 level of सिग्निफिकेंस। तो अल्फा आता है अल्फा इक्वल 1/9 के लिए सार्थकता स्तर पर H0 परिकल्पना के लिए P इक्वल हाफ का परीक्षण यहाँ हम कर रहे हैं। नंबर 2 बी सेकेंड टाइप ऑफ एरर, जिसे हम संकेत से नोटेशन लेते हैं बीटा। सो बीटा इज P टाइप 2 एरर। सो दिस इज P प्रोबेबिलिटी, मतलब H0 के असत्य होते हुए हम H0 को स्वीकार कर लेते हैं। सो एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 is true
ओके, सो अब H1 कब ट्रू है? व्हेन x लेस इक्वल टू, सो एक्सेप्ट H0। ट्रू क्या है, सत्य क्या है? H1, और H1 कब है? व्हेन p इक्वल हाफ। सो प्रोबेबिलिटी x लेस इक्वल टू व्हेन H1 इज ट्रू, दैट इज p इक्वल हाफ। तो यहाँ फिर लिखेंगे सिग्मा x लेस इक्वल टू, मतलब x इक्वल 0, 1 एंड 2 तीनों वैल्यूज मिलेंगी। सो दिस इज एन सी एक्स, n है, n इज 4, सो हियर 4 सी एक्स, p इज टू x, p है आपका हाफ, सो 1/2 इज टू x and q, that is 1 minus 1/2, so this is again 1/2 is to 4 minus x, so the result is, सबसे पहले 0 रखते हैं, 4c0, 1/2 is to 4, चूँकि x प्लस 4 माइनस x मिलेगा पावर 4, प्लस 4c1, 1/2 is to 4, प्लस 4c2, 1/2 is to 4. So 1/2 is to 4 is common. 4c0 is 1, 4c1 is 4, whereas 4c2 is 4 into 3/2, that is 6. So result is 11/2 is to 4. So this is our second type of error. इसमें हम एक प्रॉब्लम और इसमें देखना चाहेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें हम पावर फंक्शन की भी बात करेंगे। प्रॉब्लम 2, गिवन दैट f of x theta equal 1 plus theta raised to into x raised to theta, where theta is greater than 0 and 0 less equal x less equal 1 and 0 elsewhere, बाकी जगह एफ एक्स थीटा का मान 0 है। सो लेट द हाइपोथेसिस null hypothesis H0 says that theta equal to be tested by taking a single observation on x and using the interval 0.1 as a critical region, calculate first the size of first type of error, the size of alpha जो error first kind है, B the probability of deciding that H0 is false if the true value of theta is, if the true value of theta is 3, मतलब थीटा का मान 3, तब उसको हमें फॉल्स मतलब रिजेक्ट करना है। और नंबर 3 पावर फंक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है। नाउ सॉल्यूशन, मतलब इसको फिर से आपको प्रॉब्लम को समझा देते हैं कि यहाँ देखिए आपको
टाइप ऑफ फर्स्ट निकालना है, पावर फंक्शन भी निकालना है, और प्रोबेबिलिटी अब निकालना है कि H0 जब फॉल्स है, जबकि थीटा की ट्रू वैल्यू 3 है। तो जो फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स थीटा, तो इसके लिए हम मान लेते हैं परिकल्पना जो है, मान लो परिकल्पना कि H0 मतलब थीटा इक्वल 2 है का परीक्षण x पर केवल एक परीक्षण करके किया जाता है। यदि क्रांतिक क्षेत्र x लेस देन 0.1 है लिया जाए तो हमें गणना करना है कि प्रथम प्रकार की त्रुटि का आकार कितना है, अर्थात अल्फा कितने हैं, और यदि थीटा का सत्य मान 3 है तो यह निर्णय करने की प्रायिकता कि H0 असत्य है और पावर फंक्शन हमें निकालना है। तो यह क्रिटिकल रीजन आपको दिया है कि आप देखेंगे कि बाय टेकिंग ए सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑन x एंड यूजिंग द इंटरवल 0.1 एज क्रिटिकल रीजन, तो x क्या है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो यूजिंग द इंटरवल 0.1, सो हम यहाँ कहेंगे कि हियर क्रिटिकल रीजन WC इज लेस देन 0.1, दैट इज x z x इज लेस देन 0.1 और 0.1। तो सबसे पहले हम एक ही बात करें कि अल्फ़ा निकालें हम, सो अल्फ़ा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इक्वल प्रोबेबिलिटी हम टाइप 1 एरर मतलब सही होते हुए H0 के हम इसे रिजेक्ट करेंगे। सो रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, और प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट कब करेंगे, जब ये क्रिटिकल रीजन में होगी। तो x बिलोंग्स टू WC व्हेन H0 इज ट्रू। तो यहाँ पहले भी बात की इन्होंने कि लेट द ऑब्जर्वेशन H0 क्या है, H0 में थीटा इक्वल क्या है 2 है, तो हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 0.1 व्हेन थीटा इक्वल 2। तो अब आप देखिए कि जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेट करने रेंज क्या है, 1 प्लस थीटा एक्स इज टू थीटा के लिए 0.1 है। सो दिस 0 to 0.1, 1 प्लस थीटा एक्स इज टू थीटा dx व्हेन थीटा इक्वल 2। तो थीटा इक्वल 2 रख देते हैं। सो 0 इंटीग्रेशन 0 to 0.1, 1 प्लस 2 दैट इज 3, x इज टू थीटा मतलब x इज टू 2 dx। दिस इंटीग्रेशन इज सिंपली x क्यूब बाई 3 को कैंसिल किया, दिस 0 to 0.1, x इक्वल 0 to 0.1, सो रिजल्ट इज 0.001। सो आपको फर्स्ट काइंड मिली, अल्फ़ा की वैल्यू मिली। नेक्स्ट P डिसाइडिंग दैट, प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि वी हैव टू डिसाइडिंग दैट H0 इज फॉल्स। सो प्रोबेबिलिटी फॉर डिसाइडिंग दैट H0 इज फॉल्स, तो H0 फॉल्स कब, when theta is 3, when true value of theta is 3. So this is probability reject H0 when theta equal 3. So हम reject कब करेंगे, when x reject H0 when x is less than 0.1 as the critical region. So x is 0.1 के लिए हमें critical region में लेना है। So this is probability x is less than 0.1 when theta equal 3. So this is x equals 0 to 0.1, 1 plus theta into x raised to theta dx when थीटा इक्वल 3। तो थीटा इक्वल हम 3 रखते हैं। सो दिस इज 0 to 0.1, 1 प्लस 3 दैट इज 4, एक्स रेज टू थीटा दैट इज 3 dx।
So integration is x4 by 4. So limit x equals 0 to 0.1. So result is 0.0001. Now finally come to power function. पावर फंक्शन क्या है कि रिजेक्ट H0 ऊपर हमने डिफाइन किया था, रिजेक्ट H0 व्हेन सम alternate hypothesis H1 is given, जबकि कोई वैकल्पिक परिकल्पना H1 दी गई तब हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। तो फॉर रिजेक्शन x क्या होगा, लेस देन 0.1 है। और जब H1 गिवन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या दी गई है कि H1 क्या है, थीटा इक्वल, H1 हाइपोथेसिस में दी है आपको कि थीटा इक्वल 3। ओके, तो when theta equal 3, so integration limit 0 to 0.1, 1 plus theta x is to theta dx इक्वल, अब यहाँ H1 के लिए क्या है, थीटा भी जो पावर फंक्शन में थीटा नहीं दिया, ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। थीटा इक्वल 3 हमने सेकंड जो कंडीशन था उसको देख के हमने लिख लिया था। सो हम यहाँ इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो रिजेक्ट H0 इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो लेस देन 0.1 है when some hypothesis H1 alternate hypothesis is given. So this is 0 to 0.1, 1 plus theta into x is to theta. So integration is 1 plus theta, this is dx, x is to theta plus 1 by theta plus 1 or 1 plus theta, limit 0 to 0.1. So 1 plus theta कैंसिल आउट करेंगे, so x is 0.1 raised to theta plus 1 or 1 plus theta. This is our power function, this is function of theta. सो ओके, हमने दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे। इसमें हमने पावर फंक्शन की बात की, क्रिटिकल रीजन की बात की, एक्सेप्टेंस रीजन की बात की और फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड की बात की। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।